खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ मेरे को शाह साहब। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ जाने से कबल मैं ज़रा रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ क्या किस सिलसिले में क्या गुफ्तगू हुई और क्या अपना हरमूज़ खोलने पर हम आमादा कर पा सके हैं या कर पा सकेंगे। जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ये जो दौरा किया है इसकी क्या सिलसिला है। इसके साथ चीन का अमरीकी पाबंदियाँ मानने से इनकार और वैसे भी अमरीकी पाबंदियों की कोई मानी हैं, जबकि ईरान वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड ही नहीं है और वो ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ अपनी अपनी मर्ज़ी की करेंसी में कारोबार कर रहा है। और उधर इसराइल और तुर्किया के हवाले से बात हो रही है कि क्या इनके दरमियान इनके मफादात शाम में टकरा रहे हैं। तो ये अगर बनता है तो इस पर वो नेटो का मेंबर होने के हवाले से क्या कम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। और मकामी तौर पर तहरीक इंसाफ की जो पटिशन है तौहीन अदालत की, उसमें ने ज़रा सरासीमगी सी पैदा कर रखी है। वाई द गवर्नमेंट इज़ सो इनसिक्योर, आई डोंट नो अ पर्सन सिटिंग इन डंजन, उनको जो है वो बैठा है। बहरहाल इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ इस हवाले से भी मेहमान होंगे। और मौलाना की क़यादत में अपोजिशन असम्बली में क्या तब्दीली लेके आएगी। असम्बली बज़ाते खुद बड़ी तब्दीलियाँ बल्कि असम्बली शायद अपनी हैत ही तब्दील कर रही है अपनी साजी के ज़रिए, इस पर बात करेंगे। मगर इस वक्त मेरे साथ हैं इमरान अली साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान अली साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। हजूर ये फरमाइए कि एक लल था, इसके बाद अब हम गए दोबारा, ये यानी जो हमारा रोल था मीडिएट करने का बड़ा पॉजिटिव रोल था, तो इसको आप कैसे देखते हैं। इससे पहले बात एक और भी हो रही थी जो हमने कल की कि ईरान को ऑफ़र की, ये दो तरह की खबरें आई कि ईरान को ऑफ़र किया गया कि वो मक्का अकॉर्ड का यानी हिस्सा बने, और ख़बरें ये भी हैं कि शायद वो अभी विलिंग नहीं है। इस हवाले से आपका क्या टेक है और कोई ब्रेक थ्रू नज़र आता है आपको जो अब ये दौरा हुआ है इसमें, इमरान अली साहब? जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी। जो ब्रेक थ्रू की सिर्फ यहाँ खबर सुनाई देती है कि ब्रेक थ्रू की ये सिर्फ खबर है जी कि जो प्रेसिडेंशियल साइड है, जो ईरान के प्रेसिडेंट का ऑफिस है, उन्होंने इसको पॉजिटिव करार दिया है और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने भी इसको पॉजिटिव करार दिया पाकिस्तान की साइड से। लेकिन ग्राउंड पे अभी तक अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुई है तो जी वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, क्या मतलब ईरान की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या चाहता है? क्या वो पहले चाहता है कि टोटली जो है अमेरिका यहाँ से अपनी फोर्सेस विदड्रॉ करे फंडामेंटली, या क्या, या वो 14 के 14 पॉइंट्स जो थे पिछले MOU में उन पर अमल चाहता है? ईरान की साइड क्या डिमांड कर रही है? जी, अभी इस वक्त उन 14 पॉइंट्स का जिक्र नहीं हो रहा, अभी तक सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर बात हो रही है। और वो ये है कि ईरान चाहता है कि उसकी सॉवरेंटी को माना जाए अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर, और किसी किस्म का वॉलंटरी या अदरवाइज़ कोई टोल लिया जाए। तो इसलिए सिर्फ इसलिए इस पे बात हो रही है। और अमेरिका चाहता है कि बिल्कुल वैसे ही हालात हों जैसे इस जंग शुरू होने से पहले फ्री मूवमेंट अबनाए हुर्मुज़ पे थी। तो इस पे बात हो रही है जी। इसके अलावा इस वक्त कोई चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं। कि तो ये क्या क्या मुमकिन है इमरान अली साहब? लेकिन इमरान साहब, वहाँ जो अच्छा सदारती ऑफिस है ईरान का, उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया कि जो दौरा हुआ है ये नतीजा खेज हुआ है और बहुत से सफारती उसमें मुस्बत पहलू जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं, और साथ ये भी कहा गया कि इसके सम्राट जो है बहुत जल्द सामने आएंगे। तो इसका मतलब है कि ईरान कुछ तो माना है ना, जो सम्राट की बात कर रहा है। तो फिर आबराए हरमुज़ जो है वो खुलने की उम्मीद तो पैदा हुई। देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि पाकिस्तान की साइड से भी और ईरान के जो प्रेसिडेंशियल स्पोक्समैन हैं उनकी साइड से भी ये बातें तो की गई हैं कि दौरा अच्छा रहा, कामयाब रहा, पॉजिटिव रहा। लेकिन ज़मीनी हकायक पे जब तक दूसरी साइड पे मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस अमेरिका लगा रहा है और ईरान ये कह रहा है कि अगर जो मुल्क अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेगा उसके ऊपर वो मिलिटरली रिटेलिएट करेगा। जो भी इसके पॉजिटिव नतायज हैं, और अल्लाह करे पॉजिटिव हों, और अमेरिका का पैगाम लेके गए थे फील्ड मार्शल साहब, तो वो अभी नज़र आने बाकी हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस वक्त तक ज़मीन पे कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अच्छा इमरान अली साहब, ये जो उन्होंने कहा है और उसने क्या फेडरल रिजर्व का चेयरमैन, उसका भी बयान आया, लोगों ने बड़ा ठट्ठा उड़ाया उसका स्कॉट बिसेट का,
कि भाई ये जो ईरान है वो ऑलरेडी अमेरिकन या वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम में है ही नहीं, आपने उन पर पाबंदियाँ पिछले कई दहाइयों से स्लैब कर रखी हैं एंड दे स्टिल सर्वाइव्ड एंड दे हैव क्रिएटेड देयर ओन स्ट्रक्चर्स। तो इसकी क्या अहमियत है? और इवन जॉर्जिया जैसा मुल्क वो कहता है कि हम आपकी ये सैंक्शन वाली बात, डू यू थिंक आज के इस लागर अमेरिका की सैंक्शन कोई दे कैन मेक एनी डिफरेंस जिस तरह पहले इनका एक बड़ा यानी हुआ था? देखिए, नंबर एक तो अमेरिका लागर नहीं है, मैं नहीं मानता कि अमेरिका एक लागर मुल्क है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि ये सैंक्शंस वाकई टफ है। वो इसलिए टफ है, आपने शुरू में कहा बिल्कुल सही कि वो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम से ईरान बाहर है, लेकिन ये ईरान के साथ ट्रेड करने पे एंटिटीज़ को पनिश करने की बात है। और इसमें जो जिन रूट से चीन को के साथ ट्रेड जारी है, जो शिप्स अपने आप को अपने डिफरेंट फ्लैग्स का लिबादा ओढ़ के क्रॉस करती हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस हैं। प्राइमरी जो प्राइवेट जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ सैंक्शंस हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि सैंक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ईरान ने वाकई वो नहीं मानी अभी तक। और ईरान ने जवाब में कहा है कि वो मिलिटरली हिट करेगा। इकोनॉमिकली तो ईरान हिट नहीं कर सकता इसके जवाब में, वो तो मिलिटरली कर सकता है। लेकिन एक बात जो थी, एक जुमला मोतरज़ा था, मैं इस पे आता हूँ। 90% जो एक्सपेंसिव अर्थ है जो कि वाइटल है टू द मोस्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, चाहे आप जहाज़ बनाएं या कोई मामूली सी मशीन बनाएं, उस पर चाइना का कब्ज़ा है। चाइना जो है कि इंडस्ट्रियल हब बन गया है। अमेरिका की टोटल जो वर्क फोर्स मैन्युफैक्चरिंग में है वो 4% रह गई है। स्टॉक एक्सचेंज के जुए में खेल रहा है, डेरिवेटिव्स में खेल रहा है, बॉन्ड्स में खेल रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका, और फिर $40 ट्रिलियन का मार्क उन्होंने किया, एवरी सेकंड अमेरिका $90,000 बारो करता है। तो वो एक और तरले कर रहा है जापान के कि प्लीज डोंट सेल माय बॉन्ड्स। हाउ कैन यू से कि वो लागर नहीं है या ये वो अमेरिका नहीं है जो 70s का था? देखिए, ये तो ओपिनियन की बात है। अमेरिका हमेशा से एक डेट रिडन कंट्री रहा है, जो अपना डेट के साथ ही जिंदा रहता है। अभी तक जो पेट्रो डॉलर है उसकी कोई ऑब्लिट्रेशन हमें नज़र नहीं आती। अगर हो जाए तो वाकई अमेरिका को प्रॉब्लम पड़ेगी। और तीसरी बात यह, अमेरिका वाहिद मुल्क है जो अपने आप को मिडल ईस्ट में इस यूनिपोलर दुनिया में अपने आप को डिप्लॉय कर सकता है। मिडल ईस्ट के बाहर का कोई ऐसा मुल्क ना चीन डिप्लॉय कर सकता है, ना रूस डिप्लॉय कर सकता है, ना कोई और मुल्क डिप्लॉय कर सकता है। तो इमरान अली साहब, वो सारे मुल्क तो हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। बहरीन आ रहा है कि यार हमारे साथ मुआहदा करो, कतर कह रहा है कि यार निकलो, आपकी वजह से हमें जूते पड़ रहे हैं। यानी नाउ अमेरिका हैज़ बिकम अ लाइबिलिटी। 13 उसकी बर्बाद हो चुकी हैं बेसिस वहाँ पे। और अभी डोंट यू थिंक इट्स अ फंडामेंटली एंड क्वालिटेटिवली वेरी चेंज सिचुएशन? नहीं जी, मेरा ये ख्याल नहीं है। बेशक सेटबैक है, अफ़गानिस्तान का इतना बड़ा सेटबैक था अमेरिका को। वो जहाज़ पे भाग रहे थे, लोग लटके हुए थे, वियतनाम से बुरे विजुअल्स थे, लेकिन अमेरिका सरवाइव कर गया। इट वाज द ओनली कंट्री दैट मैटर्ड। अभी भी अफ़गानिस्तान अमेरिका की तरफ देखता है। तो अमेरिका को सेटबैक ज़रूर हुए हैं, लेकिन लागर होना या मिडल ईस्ट से वो जा भी नहीं रहा। अभी तमाम GCC कंट्रीज़ अमेरिका को भेज नहीं रही। पाकिस्तान के साथ इसलिए तमाम ममालिक या काफ़ी ममालिक पाकिस्तान के साथ इसलिए बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ मिलके एक बहुत अच्छी ट्रायलैटरल अलायंस बनाई है। और पाकिस्तान पिछले 1 साल से डिप्लोमेसी में भी और जंग के मैदान में भी जिस तरह भारत के साथ उसने मुकाबला किया, एक नया मिडल ईस्ट का फैक्टर है। लेकिन अभी तक अमेरिका गया नहीं है। नहीं गया तो नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका का जो सिक्योरिटी कवर था उस पर अगर एतमाद होता तो ये तो ना, यानी अमेरिका वर्चुअली बिकेम अ लाइबिलिटी। $3 बिलियन दुबई ने दिए, सोना दिया कि हमारी जान छोड़ दो ईरान को, हालांकि वो सबसे बड़ा सेंटर था वहाँ पे। तो ये तो आई थिंक ये तो आंखें बंद करने वाली बात होगी अगर हम इस चेंज एनवायरनमेंट को ना देखें तो। देखिए, मैं एनवायरनमेंट पे आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन लागर का लफ्ज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो एक कमज़ोर मुल्क है। अमेरिका कमज़ोर मुल्क नहीं है। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं कह रहा,
मैं कमज़ोर लागर को अगर हम लुग़वी मानों में देखें तो इट इज़ अबाउट अ पर्सन हु माइट बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज यूथ, बट देन वो वही जिस्म वही ताकत। आप मिसाल के तौर पे 21st सेंचुरी वारफेयर में वो जो उसके थे सारे जहाज जूझ जहाँ पे वो लेके आता था, ये बहरी बेड़े, वो लाइबिलिटी बन गए हैं। अब तो एक ड्रोन 1 घंटे में वो पहुँचता है ईरान मारने के लिए, 10 मिनट में ईरान का मिसाइल पहुँच जाता है जॉर्डन। ये सारी बातें आपकी ठीक है, ईरान ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन इस अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत ईरान पे डिप्लॉय नहीं की अभी तक, और ना ही करे तो अच्छा है। दूसरा, पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका के साथ इन कॉन्ट्रवेंशन या उसके अगेंस्ट खड़ा होकर वहाँ जा रहा है। पाकिस्तान अमेरिका की मदद से जो भी रोल है वो नया प्ले कर रहा है। ये मक्का चलिए अलायंस मैं है, एक अगले इशू पे आता हूँ। ये भी तो एक मसला है ना कि अब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। बहरहाल ये फरमाइए कि तुर्की और इजराइल जो है इसकी जो दरमियान डू यू सी एनी गर्म जंग नज़र आती है आपको जो शाम में कर रहा है इजराइल? इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिस तरह टर्की ने अपने आप को डिप्लॉय किया और जिस तरह टर्की ने अपने आप को 3 ममालिक की इस अलायंस से स्ट्रेंथ लाया है, हो सकता है कि इसराइल डिटर हो जाए। इसराइल को डिटर करने के लिए है, क्योंकि इसराइल को पता होगा कि अगर वो अटैक करेगा तो कम अज़ कम टर्की की सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मदद ज़रूर करेंगे। अगर सोल्जर्स ना भी डिप्लॉय किए तो मदद ज़रूर करेंगे, और शायद इसराइल में वो सख्त ना हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसराइल डिटर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इसराइल अपना नया ईरान टर्की को समझता है और टर्की से उसको फियर है, बल्कि टर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तीनों से इसराइल को फियर है। जी मियाँ साहब। तो क्या इमरान साहब टर्की और जो इजराइल की जो कशीदगी है जिसमें उन्होंने वहां पर शाम पर जो है वो हमला भी किया, आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में कुछ झड़प हो सकती है या कुछ जंग हो सकती है, या टर्की उस तरफ जा सकता है इजराइल की तरफ, या इजराइल उस तरफ जो है वो पेशकदमी कर सकता है, या इसी तरह बस बयानात की हद तक रहेगा? नहीं, डर्टी पीस है जी। उन्होंने सीरिया की एयरपोर्ट पे अटैक किया है और वो शायद दोबारा अटैक्स भी करें, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि टर्की की डिप्लॉयमेंट के बाद और टर्की के पोस्चर के बाद और 12 ममालिक इस्लामी ममालिक ने सीरिया का साथ दिया जिस तरह, उस तरह हो सकता है इसराइल डिटर हो जाए, इसराइल रुक जाए। लेकिन इसराइल की नीयत में यही है कि वो टर्की को नुकसान पहुंचाना चाहता है और सीरिया में बहुत तबाही करना चाहता है तमाम उन जगहों की जहां टर्की का इन्फ्लुएंस है, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे, और जहां से इसराइल निशाना बन सकता है। अच्छा इमरान अली साहब ये फरमाइए कि पिछले दिनों औरंगज़ेब हमारे जो मिनिस्टर हैं $10 बिलियन की ये किस मद में है? ये लोन है, ये क्या है, इसकी क्या शक्ल है और इसके बदले में हमें क्या उन्हें फैसिलिटेट करना पड़ेगा? हमने जो कुछ फैसिलिटेट करना है जी वो तो कर दिया है। हम एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। वो $10 मिलियन हमारे फिस्कल डेफिसिट को अवॉइड करने के लिए वो स्टेट बैंक के अंदर कुछ शराइत पे रखने के लिए हैं। वो लोन के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ग्रांट नहीं है। वो ग्रांट तो वक्त, अच्छा क्या कोई शराइत नहीं है? इट मीन्स कि we have already qualified for it, the role that we have played in चीज़ों को काम डाउन करने में। बहुत ज़्यादा जी, हमने बहुत कुर्बानी दी है। हम सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान तकरीबन पेश गए थे। उसके अलावा हम GCC के ममालिक जिसमें UAE सर फहरिस्त है, वो हमें अच्छी नज़र से नहीं देख रहा था। हमने बड़ा सस्टेन किया है और हमने जो एक मैक्सिमम एक मीडिएशन और अलाय का रोल हो सकता था वो हमने प्ले किया है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका ये करता है। आई थिंक ये बहुत छोटी कीमत है अमेरिका को पाकिस्तान पे देने के लिए। आई डोंट नो कांग्रेस में कोई अगर स्टॉपेज ना हो जाए तो अमेरिका को ये देनी चाहिए, ये अमाउंट, ये बेयर मिनिमम है जो पाकिस्तान मांग सकता है। डू यू थिंक इट्स काइंड ऑफ अंडरसेलिंग आवरसेल्व्स? यस इट इज़, आई थिंक इट इज़ अंडरसेलिंग आवरसेल्व्स। अगर कोई और चीज़ हमें नहीं पता और यही है सिर्फ, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दिस इज़ अंडरसेलिंग आवरसेल्व्स।
एंड ये आप कह रहे हैं कि हमें डिफ़ॉल्ट या उससे बचने के लिए ये कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा फरमाइए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट का है, और जी ये जी। आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग कवर मिल जाएगा अगले 5 या 10 साल के लिए जब तक ये होगा। लेकिन पाकिस्तान को ग्रांट एंड एड मांगनी चाहिए, पाकिस्तान को डैम्स के लिए मांगनी चाहिए, पाकिस्तान को और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए मांगनी चाहिए, ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए मांगनी चाहिए। लेकिन वो तो उस वक्त आप मांग सकते हैं अगर आपका मुल्क का सेंट्रल नर्वस सिस्टम इकट्ठा हो। आपके मुल्क में तो आपको पता ही नहीं कि आपने मांगना क्या है। इमरान साहब, आवाज़ का इशू हो गया था। बात हो रही थी इजराइल और तुर्की के दरमियान जो कशीदगी है, फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हमला होता है, तुर्की पर हमला हो जाता है इजराइल की जानिब से, तो क्या नेटो जो है वो तुर्की का साथ देगा या इजराइल की तरफ उनका टिल्ट होगा और अमेरिका किधर जाएगा? नेटो का टिल्ट जी, अगर टर्की के मेनलैंड पे होता है तो नेटो ले तो लाल करेगा और इसराइल पे अटैक नहीं करेगा, अमेरिका भी इसराइल पे अटैक नहीं करेगा। फिर आपकी ये जो मक्का अकॉर्ड है इसका टेस्ट होगा कि आप क्या करते हैं। इमरान अली साहब, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इमरान अली साबिक़ सफारतकार। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा कोई वतन अजीज़ की बातें भी कर लेते हैं। ये तौहीन अदालत है, मौलाना और PTI का एक नया इत्तेहाद बना है। इमरान खान साहब क्या 15 सितंबर को आ रहे हैं हॉस्पिटल में। व्हाट्स कुकिंग एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे माहिर कानून शाह खावर साहब, मगर इससे पहले मियाँ साहब, ये तहरीक इंसाफ की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है, एक तो पहले ये बता दें। और क्या इसमें ज़ाहिर है जो बातें सामने आ चुकी हैं, कौन इसमें है कौन इसमें नहीं है, कुछ आपको लगता है इसमें पेशरफ्त? और क्या, एक तो ये बताएं कि क्या है ये, कभी ये कोई लगी तो नहीं है अभी तक, लेकिन लगाए जाने का कोई मेरे ख्याल में वादा वईद हुआ है या क्या इस सिलसिले में ताज़ा तरीन है? साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़ी दरखास्तें हैं। एक तो तौहीन अदालत की केस दरखास्त है और दूसरी हुकूमत की दरखास्त है, और वो नज़र सानी की दरखास्त है। दोनों फरीकों ने दरखास्तों पर समाअत के लिए अर्ली हेयरिंग की दरखास्त दे रखी है। आज जो PTI की दरखास्त तौहीन अदालत की थी, उस पर इतराज़ात लगे और उन्होंने फौरी तौर पर इतराज़ात जो हैं वो दूर करके दोबारा दरखास्त दायर की। साथ ये भी कहा और इस्तदा की कि इसको जल्द अज जल्द सुना जाए। जो डॉक्टर नौरीन हैं और उज़मा हैं, उनकी तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त आई कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो ठीक नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर इसको सुना जाए और उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और जो हुकूमत ने हुक्म अदूली की है उस पर जो है वो बाकायदा तौर पर उनको सजा दी जाए। उसमें वज़ीर आज़म है और वज़ीर इत्तलात हैं, वज़ीर कानून हैं, कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और सुपरिटेंडेंट जेल हैं, जिन पर तौहीन अदालत की जो है वो दरख्वास्त दे रखी है। नज़र सानी की दरख्वास्त जो है वो भी मौजूद है, जिसमें हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यहाँ पर अल-शिफा में उनका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि अल-शिफा जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल है, और कैदी जो है जेल मैनुअल के तहत उनका इलाज वहीं पर जो है वो मुमकिन है, जिसमें पिम्स है या वहाँ पर जो है शिफा के डॉक्टर जा सकते हैं और वहाँ पर हुकूमत इलाज कराने को तैयार है और हुकूमत पहले इलाज करा चुकी है, वहाँ पर ले जा चुकी है और अदालत का हुक्म पूरा हो चुका है। लेकिन इस हवाले से काजी साहब आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गहमा गहमी रही। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मौजूद थे और उनको उम्मीद थी कि आज ये केस लगेगा, लेकिन बेंच अवेलेबल नहीं है। 15 सितंबर तक अदालती छुट्टियाँ हैं। हो सकता है कि मंडे को या परसों जो है वो फिर वर्किंग डे है, जुमेरात को और जुमा, वो इन दिनों जो है वो दरखास्त लग सकती है। लेकिन गालिब इम्कान ये है कि ये मंडे को शायद इसकी समाअत हो और जो अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें हैं वो शायद मंजूर हो जाएं और हमारे साथ मौजूद हैं। अडयाला जेल के अंदर भी वहाँ पर मुलाकातों का दिन था। मियां साहब, हमें ज्वाइन किया है शाह खावर साहब ने। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके वक्त के लिए। शाह खावर साहब, क्या देखते हैं, व्हाट कैन बी दी अल्टीमेट, इसका क्या नतीजा निकल सकता है? क्या ये कोई लटकती हुई तलवार है या इसमें जान है इस जो की है तौहीन अदालत के ज़िम्मन में? शाह खावर साहब।
देखिए, ये उनकी हद तक तो बिल्कुल उसमें जान है जो कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद या चीफ कमिश्नर को या सेक्रेटरी दाखिला को या सुपरिटेंडेंट जेल को अगर वाज़ेह हिदायत थी कि उनका खान साहब का जो है वो उनको शिफ्ट किया जाएगा शफा इंटरनेशनल जो है हॉस्पिटल इस्लामाबाद 2 दिन के अंदर-अंदर, तो वो तो उन्होंने उसकी हुकूमतूली की। लेकिन उसमें जो बाकी लोगों को जो कि उसमें रिस्पोंडेंट्स नहीं थे, मसलन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, उसमें मिनिस्टर लॉ नहीं थे, उसमें मिनिस्टर इंफॉर्मेशन नहीं थे, उसमें राना सनाउल्लाह नहीं थे, तो उनको मेरा ख्याल है कि अननेसेसरीली उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया इसमें। तो उनकी हद तक तो मैं नहीं समझता कि कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ उनके ऊपर कोई वाज़ेह हिदायत मगर या शाखावत हुक्म साहब नहीं एक था। मैं बात पूछूंगा कि उन्होंने जो रिव्यू डाली है वो रिव्यू तो जी। एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं डाली, वो तो हुकूमत ने डाली है। इसका मतलब है कि नहीं, हुकूमत वो चीफ कमिश्नर ने डाली है जी। चीफ अच्छा चीफ कमिश्नर कमिश्नर ने इस्लामाबाद जो है। नहीं, लेकिन जी, जो जी। जो लेकिन देखिए, शाखावत साहब जो रिव्यू पिटीशन है वो बिल्कुल चीफ कमिश्नर की तरफ से है, लेकिन जो आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि जिस तरह जिन हालात में उनको वहाँ मुंतकिल किया गया और वहाँ से उनको जो है पिम्स ले जाया गया, और जो उन्होंने वहाँ पर उसमें बताया कि वहाँ पर लोग थे, उनको ख़तरा था कि वहाँ पर कोई बलवा ना हो जाए और वहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, तो फिर हुकूमत जो इंतज़ामिया का है वो भी मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, और अदालत जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है उसको एक साइड पर रख के हुकूमत का मौक़िफ़ कितना स्ट्रॉन्ग है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ये कोई ऐसी वजह नहीं है, आपने देखा होगा कि जब अडयाला जेल से 2 कॉनवॉयज़ जो है वो निकले, एक जो था वो पिम्स हॉस्पिटल की तरफ निकला और दूसरा जो है शफा हॉस्पिटल की तरफ निकला, और उसमें शफा की जो पूरी प्रेमिसेस थी उसको पूरा कॉर्डन किया हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे डीएसएनजीज़ मीडिया की कुछ फासले पर मौजूद थी। कुछ लोग भी होंगे, कुछ उनके वोटर्स भी होंगे, लेकिन एज़ सच वहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं थी, जिनके खिलाफ जिनको जो है वो ऑर्डर पास हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हुकूमत के पास और इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस के पास इतने वसाइल मौजूद थे कि अगर वो उनको पहुँचाना चाहते शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, तो किसी और रूट अच्छा से भी खान पहुँचा साहब एक सकते मैं थे। और वो सवाल उसके आपसे पूछना चाहता हूँ कि 4-5 गेट है उसके। जो जी। कैबिनेट लेकिन सर आपने गैर जरूरी कहा है वजीर आजम के ऊपर जो है तौहीन लगाना या वजीर इतलात पर तौहीन लगाना, वजीर कानून पर तौहीन लगाना, इसको गैर जरूरी कहा है, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इनको नॉमिनेट कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि वाकईतन अगर इस पर समाअत शुरू हो जाती है और जो नोटिस जारी हो जाते हैं तो इस केस में वजीर आजम को सजा हो सकती है तौहीन अदालत में? तारीख तो पहले तल्ख है। लेकिन शाह साहब मैं एक बात ऐड कर दूं इसमें, वो स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, पब्लिकली डिफेंड करते रहे हैं आके इस तौहीन मुबैना तौहीन अदालत को। वजीर हमारे हैं इतलात, तो गवर्नमेंट हैज़ ओन्ड दिस वेरी एक्ट। क्या इस हवाले से देखिए कई साहब, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, ये कोई इन्होंने इस्तग़ासा दायर नहीं किया होगा कि जितने मर्जी लोगों को मुल्ज़िम बना ले या एफआईआर में नामजद नहीं कर रहे। ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है जो आर्टिकल 204 में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को हासिल होती है कि हुक्म अदूली या किसी और भी कंटेम्प्ट की सूरत में वो नोटिस कर सकते हैं। लेकिन इस पे जो राइज कानून है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है, उसमें जो प्रोसीजर दिया गया है उसको ही अडॉप्ट किया जाएगा। और दूसरी चीज ये होती है कि जिनको डायरेक्शन हुई होती है, जिनको ऑर्डर पास किया जाता है, वो अगर हुक्म अदूली करेंगे तो उनको नॉट एज दी इन ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं, उनको इन पर्सन बाय नेम उनको नॉमिनेट किया जाता है, नामजद किया जाता है एज अलेज्ड कंटेम्नर या रिस्पोंडेंट। उसमें जो उस हुक्म में शामिल नहीं थे, जिनको डायरेक्शंस नहीं थी, जैसे वजीर आजम है, वजीर इतलात हैं, वजीर कानून है, राना सनाउल्लाह हैं, उनके मुतालिक मेरा नहीं ख्याल कि अदालत नोटिस भी इशू करेगी, क्योंकि वो उसमें पिक्चर में नहीं है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने उसमें जो सेक्रेटरी इंटीरियर है, फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर, उनको तो मुल्जिम बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने वजीर दाखिला को नहीं बनाया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि वो गैर जरूरी है। अगर वो उन्हीं पे फोकस करें
कि जिन जिन ने कंटेम्प्ट अलेजिडली की है उन्हीं को ही वो रिस्पोंडेंट बना सकते हैं और अदालत उन्हीं के खिलाफ ही प्रोसीड यानी करेगी, आप किसी ये और के कह रहे खिलाफ हैं नहीं कि अगर proceed बहुत कुछ लेकिन हुआ शाह भी तो खबर साहब इसी पे तो शक किया जा रहा है, जो वजीर दाखिला को जो है वो नहीं बनाया गया, सेक्रेटरी इंटीरियर उसमें फरीक थे, जो पहले दरखास्त दायर की गई जी थी उसमें कमिश्नर जो है इस्लामाबाद के वो फरीक थे, उसमें सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो जी फरीक थे, लेकिन फरीक जी जो है जी वो अब बनाया गया है, वो वजीर आजम को बना लिया गया, उसमें जो है वो साथ वजीर इत्तलात को, वजीर कानून को भी बना लिया गया, वजीर दाखिला को नहीं बनाया गया। यहीं से जो है वो चेमगोइयां भी हो रही हैं, यहीं से जो है वो खबरें भी बाहर जी निकल रही हैं कि शायद वजीर आजम को जो है वो तौहीन अदालत पर सजा हो जाएगी और जो वजीर नहीं दाखिला नहीं है नहीं देखिए, वो वजीर मैं आजम बन आपको जाएंगे। एक क्या बात ऐसा बड़ी मुमकिन वाज़ेह है कि एक एक सेनेटर मैं जो है आपको वजीर आजम बन जाए? मैं एक बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको मैं एक बात पे कह सकता हूँ बड़े जिम्मेदारी के साथ। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कोट करते हैं वो उस वक्त वजीर आजम थे और उनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर लिखेंगे स्पेस अथॉरिटीज को, और उनको उस हुक्म अदूली के सिलसिले में ही वॉज रिस्पोंडेंट इन दैट क्रिमिनल ओरिजिनल पिटिशन। यहाँ पे जो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे एक पीटीआई के एक वकील दोस्त से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपने वजीर आजम को बीच में क्यों शामिल किया, वो तो उसकी पिक्चर में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार इससे खबर तो बहुत बड़ी बनती है ना, एक हिजाम की कैफियत तारी होती है, हमें भी पता है कि उन्होंने जो है वो कंटेम्प्ट नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कॉस्मेटिक ये जो है इजाफा है उनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन में, मेरा नहीं ख्याल। और दूसरा, आजम नजीर तारड़ साहब ने कौन सा बयान दिया, उन्होंने सिर्फ आके एक वजाहत की थी कि इस जो फैसला है ये 18 अगस्त का, उसकी कुछ चीजों के ऊपर हमें एतराज है और हम समझते हैं कि वो गैर कानूनी है और उसके बारे में हम नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। तो नजरसानी की दरख्वास्त दायर करना कोई अमल लेकिन माने शाह नहीं है, खबर साहब कोई भी आप कर सकता आइन और है। कानून को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं सर। अगर फर्ज करें अब फरीक तो बना लिया गया है ना तौहीन अदालत में, वजीर आजम पे जी जी कंटेम्प्ट लग जाती है और वजीर आजम जो है हाँ यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरह जो है तौहीन अदालत के मुर्तकब और उसको सजा हो जाती है, तो फिर क्या जो खबर आ रही है कि वजीर आजम जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है उनको बनाया जाएगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है और पीटीआई साथ मिली हुई है, क्या मोहसिन नकवी साहब कानूनन आईनी तौर पर वजीर आजम बन सकते हैं? देखिए, वजीर आजम बनने के लिए कौमी असम्बली का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन एक और बात भी है कि आप, लेकिन वो पहले अरेंजमेंट ऐसा था जब 18वीं तरमीम से पहले कि किसी को भी वजीर आजम नामजद किया जा सकता था और वो 6 महीने में उसको कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना पड़ता था। अभी सूरत हाल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे मफरूजे हैं ना। मेरा नहीं ख्याल कि जो मेरी समझ है जो कि आइन की इंटरप्रिटेशन है तौहीन अदालत के हवाले से या कानून जो कहता है उसमें वजीर आजम, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि उनको शायद नोटिस भी इशू ना हो क्योंकि वो गैर ज़रूरी फरीक है उसमें। शाह खबर साहब, it is always a great pleasure to have you on the show. Thank you very much for enlightening us on this issue. नाज़रीन, अब आते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गालिबन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान होंगे। अब हम उसका सियासी एंगल और अंदर की खबरें, ये तो कानूनी पहलू थे क्या है, मगर कानून भी आपको पता है कि मोम की तरह ही होता है। बहरहाल बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मुश्किल, मगर ये अंदर कहानी क्या चल रही है, क्या तब्दीली आ रही है, क्या लेन देन हो रहा है, क्या डील हो रही है, नहीं हो रही, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया मुनीफ फारूक साहब की तारफ़ के मोहताज नहीं है, आप शो करते हैं और हमें अक्सर अंदर की खबरें देते रहते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ फारूक साहब, कुछ बड़े बड़े साफ़ी 15 सितंबर की बात कर रहे हैं, उधर कुछ इशारे ये मिल रहे हैं कि ये तौहीन अदालत जो फाइल हुई है ये कुछ बदलाव ले आएगी या नहीं। और आखिर बाद मैं आपसे ये भी फिर सवाल पूछूंगा कि व्हाट्सएप पे बहुत से फार्मूले गर्दिश कर रहे हैं किसी नए निज़ाम के, तो इस पर हम फर्दर पूछेंगे। मगर सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, कैन इट बी समथिंग डिसाइसिव? काई साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरहमी का इजहार हो सकता है मुमकिना तौर पर, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले ही कुछ मामलात को हल जरूर किया जाएगा। जैसे आज सुबह की जो खबर थी वो ये कि मुलाकात बहनों की या नौरीन आई साहिबा की नहीं होगी, लेकिन मुलाकात करवा दी गई
और बुशरा बीबी साहबा की फैमिली की मुलाकात होगी तो कुछ तो सैनिटी प्रिवेल कर रही है। और इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि खान साहब को शायद उनका जो एंजियोग्राफी है वो भी करवा ली जाए, शिफा से नहीं तो पिम्स से ही करवा ली जाए। इस बात के भी काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं, और अगर हालात बहुत अच्छे हों तो शायद शिफा इंटरनेशनल से ही हो जाए, इस बात के इम्कानात है। लेकिन ये तमाम मामला इलाज तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, इलाज से आगे का मामला फिलहाल नहीं है। इलाज तक ही रहेगा और इलाज के बाद वापस अडयाला मुंतकिली है। इसके अलावा इसके अंदर कोई डेवलपमेंट एज सच कोई बड़ी इस वक्त नहीं है जी। अच्छा, पॉलिटिकल वर्कर जो हमें मिल रहे हैं, वर्कर से मुराद लीडर भी जो मिल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बानी पीटीआई की बात हो रही है और इलाज की बात आप कर रहे हैं। ये मुमकिन है, आप कह रहे हैं कि इलाज करवाया जाए, उनकी एंजियोग्राफी भी करा ली जाए। क्या ये अदालती हुक्म के बाद ही होगा या उससे पहले हो जाएगा? ये भी, इस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। आज 9 मई के मुकदमात में और भी सजाएं हुई हैं GHQ हमला केस में। उसमें 47 जो इश्तिहारी मुलजमान हैं उनको 10-10 साल की सजा हुई है। और चंद दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी हुआ जिसमें रावलपिंडी में फौज तैनात की गई, और इससे एक खबर जो है वो जोड़ी जा रही है, या उसमें कितनी हकीकत है ये भी फरमा दीजिएगा कि जो बानी पीटीआई हैं उनको भी जो है उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, तो इसलिए जो है फौज तैनात की गई है। आज जो केस में सजाएं हुई उसको तासर को ज्यादा उसमें मजबूती भरी जा रही है कि देखा ये सजाएं हो गई हैं और साथ उनको भी जोड़ा जा सकता है और उनका भी जो है वो ट्रायल जो है वो हो सकता है, इसलिए फौज तैनात की गई है। कितनी हकीकत है सर इसमें? मियाँ साहब, गुजारिश ये है कि जो आज टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर खबर चली कि 37 लोगों को ये इख्तियारी लोगों को GHQ हमला केस में सजा हुई है, ये गलती से चली है। ये मार्च 2026 की खबर है। आज कोई ऐसी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में GHQ हमला केस का जो ट्रायल है कोर्ट है उसमें नहीं हो। आज तो जरा हुई अलीमा खान साहिबा के मामलात थे जो उनका मुकदमा चल रहा था, उस हवाले से GHQ हमला केस के हवाले से आज की डेवलपमेंट नहीं है। ये गलती से चली, एक चैनल टेलीविजन चैनल पर चली, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो वो एक भेड़ चाल शुरू हो गई। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि आज की खबर नहीं है, ये मार्च 2026 की खबर है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल फिलहाल कोई ऐसे इम्कानात नहीं है कि इमरान खान साहब का कोई ऐसा मिलिट्री ट्रायल जो शुरू होने लगे, वो भी नहीं है। ये बात जरूर थी कि रावलपिंडी के अंदर फौज की 3 कंपनियों को जब तैनात किया गया तो इम्प्रेशन ये मिला कि एक मैसेज है गैरिजन सिटी को प्रोटेक्ट करने का कि किसी किस्म की दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो कोई अनडिजायरेबल सिचुएशन है उसके लिए ये किया गया है। और लेकिन जो हमारे मुल्क के जो आला ज़राए हैं सिक्योरिटी के, उनके मुताबिक ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जो डिग्निटरीज की मूवमेंट होती है, कुछ डिग्निटरीज की, उसको पेश नज़र रखते हुए ये किया गया है। ऑल्दो थोड़ा सा अनयूजुअल ज़रूर है कि ये इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी में ही किया गया है, लेकिन देखना ये है कि इसके नताइज क्या निकलते हैं और मामलात कहाँ जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही बताया गया है कि ये डिग्निटरीज की मूवमेंट के हवाले से किया गया है। लेकिन ये तो फिर आपको लगता नहीं ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बड़ी एक इनसिक्योरिटी है, इनको नीचे मूवमेंट भी कोई नहीं है। हम नहीं देख रहे कि कोई कम अज़ कम पिंडी या इस्लामाबाद की हद तक, दाएं बाएं की तो बात हम क्या करें। तो ये क्या गवर्नमेंट क्यों इतनी ओवर रिएक्ट करती है? अगर इमरान को जो है वो आपने एक अस्पताल में लेके जाना है तो कौन सा एक आ जानी थी क़यामत? या ये वाई दे आर ओवर, दे डीप डाउन देयर इज सम सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन द गवर्नमेंट? देखिए, आई डू बिलीव कि देयर इज सम एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट तो खैर मौजूद है। वो इनसिक्योरिटी का एलिमेंट इसलिए मौजूद है कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर भी दोबारा उठी। ओवरऑल हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से हुकूमत की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, लेकिन उसको किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी से नहीं जोड़ा जा सकता, और एटलीस्ट अगर कोई कोशिश करे तो उसकी बड़ा वेहमेंटली इसको डिनाई किया जाता है कि उससे इसका ताल्लुक नहीं है। रावलपिंडी के अंदर जी बिल्कुल मेरा भी जहन में तो यही सोचा जाता है कि जी यहाँ डिप्लोमेटिक जो पर्सनालिटीज़ हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनकी मूवमेंट तो नहीं है, या डिग्निटरीज जो आते हैं। लेकिन फिर जब बहुत कुरेदा जाए तो ये अंदाज़ा होता है कि नहीं, कुछ डिप्लोमेट्स और डिग्निटरीज ऐसे होते हैं जो कि आते हैं और उन्होंने फिर रावलपिंडी में आम जगहों के ऊपर जाना होता है। लिहाजा उनकी प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। फिलहाल तो काजी साहब इस हवाले से यही बताया गया है।
तो इनकी डिप्लॉयमेंट कुछ देखा है आपने कि कहाँ कहाँ है, किस तरह मुनीफ से है? साहब, कुछ तासरात हैं, कुछ खबरें हैं, कुछ तज्जियात हैं, आपके सामने एक एक लाइन में रखूंगा और आपकी रहनुमाई चाहूंगा। सदर जरदारी का इस्तीफा भी जो है वो उसकी खबर आने लगी, और ये भी खबर आने लगी कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का जो वन पेज है ख़राब हो गया। ये भी आई खबर कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि पीटीआई को रिलीफ दिया जाए, लेकिन हुकूमत रुकावट बनी हुई है। साथ साथ आज एक खबर आई कि अदम इत्माद की तहरीक भी आ सकती है, और जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको भी क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा वेलकम, आ जाए, मैं इसको फैसिलिटेट करूंगा। और मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली के अंदर जो है बाकायदा किरदार अदा करने को मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर तैयार हो गए हैं, और इसको जोड़ा जा रहा है कि अदम इत्माद आ सकती है, और उस 2022-21 की बात की जा रही है कि उस तरह का माहौल बन सकता है। साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो इख्तलाफात हैं उसको जोड़कर एक खबर जो है वो दी जा रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई की 2 मुलाकातें हो गई हैं, वो भी मुत्तहिदा अपोजिशन में दाखिल हो सकती है, क्योंकि कल जो कोरम टूटा वो पीपल्स पार्टी की वजह से टूटा कि वो पार्लियामेंट से निकल गए उस वक्त। तो यहां तक क्या मामला पहुंच चुके हैं कि हुकूमत को खतरा है, या ये जो तासरात और तज्जियात हैं इनमें कितनी हकीकत है सर? मियां साहब, काफ़ी चीज़ें आपने डाली जो मुझे याद है, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। देखिए, एक तो ये अर्ज कर दूं कि तहरीक अदम एतमाद कोई लाना चाहे तो ठीक है, वो ला सकते हैं, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर तो नहीं। प्रेसिडेंट साहब के इस्तीफे के हवाले से तो नहीं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ हामिद मीर साहब ने खबर दी कि उन्होंने जहन बनाया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर प्रेसिडेंट साहब ये कदम उठाते हैं फिर इसकी और इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं, मामलात किसी और नहज पर भी जा सकते हैं और मामलात भी आगे चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो एक सिचुएशन इस वक्त ऐसी है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि कोई पीपल्स पार्टी ने डिसाइड। हाँ, पीपल्स पार्टी अनकंफर्टेबल जरूर हो रही है, उस हद तक तो ये है, और अगर कोई बड़ा इत्तेहाद बनता है और पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनती है तो जारी बात है प्रेसिडेंसी के अंदर बैठकर तो वो इत्तेहाद नहीं अपोजिशन का बना सकते, और या चेयरमैन सेनेट की पोजीशन के ऊपर उन्हीं वोटों से चेयरमैन सेनेट बनकर तो वो नहीं शायद ये कर पाएंगे। फिर शायद पीपल्स पार्टी को कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत इमिनेंट है, लाइक बहुत जल्दी ये हो। अगर हुआ भी तो उसमें शायद थोड़ा वक्त लगेगा। अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से अलार्मिंग या वार्निंग साइंस तो आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि कोई फाइनल डिसीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस हवाले से ले पाई है। और जाहिर बात है, अगर फैसला होगा तो प्रेसिडेंट साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं होगा। अच्छा, था तो हुआ है, एक अगर अंग्रेजी का लफ्ज़ था मैं इस्तेमाल करूं कि ये अब मुलाकातें हो रही हैं, पहले तो ये था जी वो सियासी बात नहीं करनी, और वो मतलब तो ये जो तब्दीली आई है, आज भी बहन से मुलाकात हो गई, और ये कहा जा रहा है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये उस अस्पताल या इस अस्पताल दोनों में जा सकते हैं, तो वाई दिस चेंज? देखिए, ये तो मोहसिन नकवी साहब और बैरिस्टर गौर खान साहब की जो मुलाकातें हैं और जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उसका भी नतीजा है। बहरहाल एक तो ये एलिमेंट ज़रूर मौजूद है कि थोड़ी सी स्पेस मुलाकातों के हवाले से या इलाज के हवाले से तो आ रही है और आनी भी चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग काजी साहब, ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन बियॉन्ड दैट कि वो जो फिर और हमारे दोस्त उसको जोड़ देते हैं कि जी ये पहला स्टेप है और इसके बाद जी ये फिर बनी गाला होगा और उसके बाद ये होगा, उसके इम्कानात मुझे इस वक्त इतने रोशन नजर नहीं आते। गो के मैं अभी भी मानता हूं कि खान साहब की जब भी डील हुई वो डील होगी और उसमें मोहसिन नकवी साहब का कलीदी किरदार होगा। बहुत शुक्रिया जनाब, में फिर मामला हो। थैंक यू वेरी मच मुनीफ फारूक साहब, यू आर सो काइंड टू गिव अस टाइम। नाज़रीन, जो ये है तस्वीर कुछ हालात की, और ये हम बयान करते रहेंगे इसके खदो खाल। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।